राजा रजवाड़ों की धरोहर और उन्हीं की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने वाला दिल्ली कॉलेज स्कूल इन दिनों अपनों के ही निशाने पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां कोरोना महामारी के दौर में समाज का प्रत्येक वर्ग आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में दिल्ली कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से फीस के नाम पर मनमानी राशि वसूल की जा रही है। साथ ही कोरोना के बेहद विपरीत दौर में विद्यार्थियों के अभिभावकों का मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिसके चलते धार के महाराजा हेमेंद्र सिंह पवार ने स्कूल की स्वार्थी कार्य प्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। नामचीन शिक्षण संस्थान दिल्ली कॉलेज में बवाल। फीस को लेकर धार के महाराजा ने उठाए सवाल। बच्चों के अभिभावकों से जबरन वसूली जा रही है मनमानी फीस। विपरीत समय में 150वीं एनिवर्सरी मनाना फिजूल। मनमाने ढंग से बदल जाते हैं नियम। शिक्षा सेवा का माध्यम है, व्यापार का नहीं। कार्य प्रणाली पर महाराजा ने उठाए सवाल। अभिभावकों के मध्य उजागर हो सारे खर्चे। स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है वेतन। महाराजा पवार ने स्कूल प्रबंधन को लिया आड़े हाथ। तो कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में बीते 1 साल से निजी स्कूलों के विरुद्ध अभिभावकों का मोर्चा लगातार जारी है, परंतु इसी क्रम में दिल्ली कॉलेज स्कूल के विरुद्ध मोर्चा खोला है धार के महाराजा हेमेंद्र सिंह पवार ने। उनका ऐसा मानना है कि पिछले 1 साल में हुए खर्चों का पूरा चिट्ठा खोल के रखना चाहिए अभिभावकों के सामने दिल्ली कॉलेज प्रबंधक को। क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं धार के महाराजा, और आखिरकार क्यों कटघरे में खड़ा हुआ इंदौर का सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज स्कूल, जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ फीस पर बवाल। तो तकरीबन 1 साल का जो समय बोला जा सकता है कोरोना महामारी का समय, वो देश ही नहीं पूरे विश्व पर बहुत भारी पड़ा और इस वैश्विक महामारी में काफ़ी हद तक बोला जा सकता है पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाया। और अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो देश की कुछ ऐसी नब्ज है कि तकरीबन 60% हिस्सा आप बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और शिक्षा व्यवस्थाओं ने देश के अधिकतम लोगों की कमर जो है वो तोड़ कर रख दी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों शिक्षा व्यवस्थाओं पर हम सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे का राज हम आपको बताएंगे। पर पहले आपको जोड़ना चाहेंगे धार के महाराजा श्री हेमेंद्र सिंह जी पवार के साथ में। आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने दिल्ली कॉलेज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है और कारण यह है कि फीस को लेकर के सवाल उठाए हैं, बोर्डिंग व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं। साथ ही यह भी बात सामने आई है कि तकरीबन 1 साल से जो बच्चों के बीच में अन्य स्टूडेंट्स के साथ में विद्यार्थियों के साथ जुड़ा ही नहीं, उन बच्चों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आखिरकार कैसे तैयार किया जा रहा है दिल्ली कॉलेज के लिए। खैर सर, ये विषय जो है केवल दिल्ली कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये आज की तारीख में मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय इसलिए हो चला है क्योंकि अधिकतम लोग भले घर में 2 रोटी कम खाते हैं अभिभावक, लेकिन बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छे स्कूल में भर्ती कराते हैं। और चाहे कितनी ही सरकार इस बात का दावा करे कि शासकीय स्कूल पद्धति बहुत अच्छी है, पर बावजूद उसके कम इनकम वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करता है। कैसे देखते हैं ये समस्या केवल दिल्ली कॉलेज की नहीं है, ये समस्या आज की तारीख में पूरे देश की समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसे सेवा की व्यवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज हमारे देश का युवा पढ़ेगा तभी आगे जा कर के एक अच्छा इतिहास गढ़ पाएगा, देश का विकास कर पाएगा। तो पहले तो बताइए कि ये दिल्ली कॉलेज का पूरा मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जिस हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैसेज दे दूँगा कि सबसे पहले तो मैं उस परिवार से जो दिल्ली कॉलेज का एक डोनर परिवार है, महाराज उदयजी राव पवार, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिल्ली कॉलेज को दिया और समय समय देते रहे।
मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल, मैं खुद, मेरा परिवार सब डेली कॉलेज में शिक्षित है, एक परंपरा के तहत। सवाल मात्र डेली कॉलेज का नहीं है, सवाल सभी, मैं एक संचालक के नाते स्कूल का संचालक हूँ धार में, और मेरे यहाँ भी 950 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। तो हर पेरेंट की भावना जो मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि आज वो बड़ी विकट परिस्थिति में है, जो खास करके जो आपने मेंशन करा है मध्यम वर्गीय लोग, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय है। स्कूलों ने अपने स्वार्थ के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू इसलिए की गई ताकि एक एजेंडा रहे कि साहब फीस आ जाए। मेरा इसमें स्कूलों से डिफ़र करूँगा, मेरे स्कूल ने तो नहीं करी, मेरे स्कूल ने वर्चुअल क्लासेस करी, और हमने किसी पेरेंट को आज दिनांक तक कोई दबाव नहीं बनाया है कि आप फीस भरें। जब भी कोई पेरेंट ने मुझे फ़ोन कराया, मैंने कहा साहब उचित समय आए, आप स्वस्थ रहें, पहले अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपन उचित समय पे मिल बांट कर अपन एक निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से फ़ी कितनी रखना है और कैसे लेंगे। आपने तकरीबन, क्योंकि आप भी धार में धार पब्लिक स्कूल के संस्थापक भी हैं, काफ़ी सारे अभिभावक आपके साथ जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या आपने कुछ तब्दीलियां की कोरोना के बाद? स्कूल को चालू रखना है, नहीं रखना है, ऑनलाइन क्लासेस लेना है, नहीं लेना है, अभिभावकों से फीस लेना है, नहीं लेना है, क्या कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स किया? मैं इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। हुआ क्या कि जब हमने सर्वे करा पेरेंट्स का, जब पेरेंट्स कुछ समय तक विचलित हुए कि शुरू में तो लॉकडाउन रहा ही रहा, तो शिक्षा को लेकर पेरेंट्स ने बड़ा विचार विमर्श हमसे करा। अब जब देखने को मिला कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में सामान्य तौर पे एक स्मार्टफोन बहुत बड़ी बात है। एक स्मार्टफोन पे अगर मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर दूंगा तो पिता कमाने जाएगा या बेटे के साथ 3 घंटे घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास कराएगा। उसका हमने एक सुचारू रूप से पूरी समिति, सम्मानित शकील अहमद साहब जो एडवोकेट जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे स्कूल की मैं निर्णय लिया कि अपन वर्चुअल क्लासेस वीडियो रिकॉर्ड करें हर सब्जेक्ट के और उसको यूट्यूब पे डालें, ताकि पेरेंट अपनी सुविधा से शाम को 8 बजे, सुबह 9 बजे जब चाहे वो अपने बच्चे को 8 से 9 मिनट का वीडियो वो देखें। आप धार पब्लिक स्कूल के चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मैडम वो मिलेंगे, और सभी बच्चों के लिए, मतलब वो ऐसा नहीं है कि लॉक है या उसकी कोई कोड वर्ड है, पासवर्ड हो, ये दुनिया का हर बच्चा वहाँ जाके शेयर कर सकता है, देख सकता है। ये हमारा प्रयास था कि इस कठिन काल में बिना पैसे के कम खर्चे में कैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। मतलब पर ये तो आपका तो सेवा का भाव था ना, मान लीजिए, क्योंकि सभी लोग आज की तारीख में जितने भी लोग शिक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये सेवा नहीं करते, ये तो एक प्रकार का धंधा हो चुका है, एक प्रकार का व्यापार हो चुका है, एक प्रकार का बिजनेस बोला जा सकता है इसे, कि जैसे अन्य बिजनेस है, अन्य व्यापार है, होटल है, हॉस्पिटल है, उसी तरीके से अब शिक्षा व्यवस्था भी हो चुकी है। कैसे देखते हैं? मैडम मैं माफ़ी चाहूँगा इस पर कमेंट करने पर। हाँ, पर मैं निश्चित कहूँगा कि शिक्षा को सेवा के रूप में देखें और स्वास्थ्य को, ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि जो पेरेंट आप पे आंख बंद करके विश्वास करता है, बच्चा आपको पैर छूता है, गुड मॉर्निंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो सबसे अनुचित चीज़ है और सबसे, मैं कहता हूँ, सबसे अन्याय वाला काम है। सामान्य रूप से हर स्कूल को इस कठिन परिस्थिति में इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी खड़े हों, उनको सम्मान के साथ निमंत्रण करें, और दोनों मिलकर समस्या का क्या समाधान है जब समय सही आएगा। अभी तीसरी लहर की बात चल रही है, आप ही के चैनल सुनते हैं, ऐसा करते हैं, तो पेरेंट्स भी भयभीत हैं और वो कहीं भी नहीं चाहते हैं कि मेरा फिजूल खर्च हो। शिक्षा ज़रूर उनके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो, और पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चे के प्रति कोई नहीं सोच सकता है। तो स्कूलों को पहले पेरेंट को समझना पड़ेगा, जब जाके आप बच्चे की माइंडसेट पढ़ेंगे। अगर आप पेरेंट को इग्नोर कर देंगे और हिटलरशाही करेंगे तो समस्या और बढ़ेगी। और इस कठिन काल में मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पेरेंट्स की सुने, उनकी समझें और उनके अनुरूप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो खुद जानते हैं कि स्कूल के खर्चे हैं, टीचर्स की सैलरी है, 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, पर उनकी आज परिस्थिति क्या है ये मैं हर घर जाकर नहीं समझ सकता हूँ। पर आपने जो वीडियो पोस्ट किया बीते दिनों, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, काफ़ी सारे व्यूज़ हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? आप संस्थापक तो हैं ही सही है कि स्कूल के, आप स्वयं अभिभावक भी हैं, आपके सुपुत्र पढ़ते हैं दिल्ली कॉलेज में, और कहीं ना कहीं आपकी बातों में आपकी विडंबना झलक रही थी, और वो केवल आप तक सीमित नहीं थी, आप एक पूरे विशेष जितने भी लोग हैं, जितने अभिभावक हैं, सभी के इशू को आप उठाने की कोशिश कर रहे थे, और ये मसला केवल दिल्ली कॉलेज तक का सीमित नहीं लग रहा था। मैंने इस पर रोशनी इससे डालना चाहूँगा कि जब दिल्ली कॉलेज ये सब चालू हुआ ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने उस टाइम मात्र एक मेंबर थे गवर्नमेंट नॉमिनी जिनसे मेरा परिचय था, महाराज राजवर्धन सिंह जी नरसिंहगढ़। मैंने उन्हें एक डिटेल पत्र लिख के अवगत कराया कि साहब अभी जो मैं स्कूल में देख रहा हूँ या बाकी स्कूलों में देख रहा हूँ, एक बड़ा आक्रोश है पेरेंट में, तो अपन फीस या पढ़ाई को लेकर एक बार रीडिसाइड करें। उनने वो पत्र आगे करा। मेरी मीटिंग वाइस प्रिंसिपल श्री अंसारी साहब से हुई स्टाफ रूम में, आधे घंटे तक कई विषय पे मैंने उनको बोला कि सर ये है, तो उन्होंने बोला आई विल रिवर्ट बैक टू यू आफ्टर आई स्पीक टू प्रिंसिपल। तो मैंने कहा सर रिवर्ट जल्दी करें, क्योंकि अगर ये पेरेंट की परेशानी पे अपन गौर नहीं करेंगे
और मैं स्पेशली धार से चल के आपको मिलने और ये पॉइंट्स अवगत कराने आया हूँ, जो कि मैंने मेल में भी उनको लिखे हैं और पुनः अभी जब डेली कॉलेज का जवाब दूंगा तो लिखूंगा। तो इन सब चीज़ों पे आप गंभीर ना होकर, आप 150 साल जो हिस्टोरिकली गलत है, 150 साल अभी डेली कॉलेज को हुए नहीं। 1982 में सेंटरिंग थी जब मैं 8वीं कक्षा का स्टूडेंट था और उसमें पार्ट लिया मैंने। 2007 में 125 साल मैंने। तो कोई हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके आप 150 साल कर लेंगे। और इस पैंडेमिक ईयर में जहाँ पे पूरी देश दुनिया परेशान, वर्ल्ड परेशान है, आप वहाँ मूवी शूटिंग कर रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, उससे कोरोना हुआ, आप बच्चों के अभिभावक को डरा रहे हैं कि सब आप बाहर ना बोलें। ये सब चीज़ें उचित नहीं है। 150 साल गरिमा है तो गरिमा रहेगी। और गरिमा किन से है? हम सभी के परिवार हैं जिनने दान दिया और हम तो आज भी खड़े हैं आपके साथ। हमने कभी डेली कॉलेज से पल्ला नहीं झाड़ा है, हमने अच्छे में खड़े रहेंगे। पर साथ साथ ये भी अनुचित होगा अगर हम सही समय पर आवाज़ नहीं उठाएंगे अभिभावक के लिए। आज कई अभिभावक ऐसे हैं जो छोटे शहरों से आते हैं और बड़ा नाम सुनकर डर जाते हैं। उनको ये भय रहता है कल को मैंने कुछ बोला तो मेरे बच्चे को पनिशमेंट हो जाएगी या मेरे बच्चे का टीसी कट जाएगा। इस भय से अगर बच्चा पढ़ेगा तो क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? मेरा इसका घोर विरोध है। और डेली कॉलेज को अब बहुत पारदर्शी होना पड़ेगा। पेरेंट्स के बीच में अपनी समस्या रखना पड़ेगी और पेरेंट्स की समस्या सुनना पड़ेगी। जब भी आपको मीटिंग करें, एजीएम करें, पेरेंट्स को शेयर करें कि साहब क्या एजेंडा था। ट्रांसपेरेंसी, जी मैडम, ट्रांसपेरेंसी हर पब्लिक ट्रस्ट को। मेरी संस्था है, कल मेरा पेरेंट आके पूछता है कि साहब आपकी ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। शिक्षा पे कितना खर्च हुआ बिल्कुल बताऊंगा मैं। अगर पेरेंट कहता साहब आपका एनुअल डे पे ये जब फिजूल खर्च हो रहा है बिल्कुल मत कीजिए साहब, एनुअल डे बंद कर दिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई पेरेंट्स ने, कई अभिभावकों ने, कई ओल्ड एलियन ने समय समय प्रश्न उठाने का प्रयास करा और प्रश्नों को दबा दिया जाता है किसी इंटरेस्ट। मेरी एक ड्यूटी अंतरात्मा मेरी कहती है, परमार परिवार में पैदा हुआ हूँ कि समाज को आज मेरी ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ और दिल खोल के खड़ा हूँ और सत्य के साथ खड़ा हूँ। आज डेली कॉलेज पारदर्शी होगा, बहुत सी संस्था चलाई। आज अगर 150 साल का अपन गौरव ले रहे हैं तो ये भी गौरव ना भूलें कि बदनामी ना हो। गौरव लेने का अधिकार तो आपको पूर्ण है, पर साथ साथ पारदर्शित रहेंगे तो पेरेंट्स और प्रसन्न रहेंगे आपसे। आप फीस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हो या हाई कोर्ट का उल्लेख हो, मैंने तो विगत दिनों में सरकार को बार बार पत्र लिखे कि आप आदेशित करें। ये आपका सेक्टर है, शिक्षा और स्वास्थ्य आपकी ड्यूटी है। हम तो केवल एक भागीदारी की संस्था चला के, पर सरकार निर्देशित करेगी वो सब चलाइए ना आप। अपन क्यों ये चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को अपन वो कर लें या बच्चों को डिक्टेट कर लें? अरे ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, आपकी सक्सेस नहीं हुआ। सामान्य बच्चे 70-72% ला रहे थे मेरा बालक, उसके 42% हो गए। मैंने फिर बोला, मैंने कहा साहब ये उचित नहीं है। एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे स्कूल में रह करके क्लासेस अटेंड करके पढ़ाई किया करते थे, वो ऑनलाइन कैसे उस व्यवस्था में एकदम से ढल सकते हैं। एक छोटा बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा तो आज 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो फिर भी ठीक है कि उसके साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं, तब भी उसमें इतनी क्षमता है कि वो पढ़ सकता है। पर दर्शकों, हम आपको बताएं कि बहुत से अभिभावक इसलिए भी परेशान है कि जिनके बच्चे छोटे हैं, जो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो अभिभावक भी सर अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनको बच्चों के साथ पूरा टाइम देना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर गृहिणियों की बात की जाए तो वो घर का भी सारा काम करती हैं, बच्चे को भी एक ट्यूटर की तरह लेकर के बैठती हैं, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार अब एक ट्यूटर तो मतलब अरेंज कर नहीं सकता, क्योंकि फ़ीस तो पूरी भरनी पड़ रही है स्कूल में। एक ट्यूशन फीस के नाम पर जो बोला जा सकता है कि सहूलियत दी थी, वो बहुत कम है अगर उसको देखा जाए तो। आज ट्रांसपोर्टेशन बंद है, बसेस चल नहीं रही हैं स्कूल की, कोई बोर्डिंग व्यवस्था सभी बंद हैं। तो ऐसे में इस तरीके से फीस मतलब अभिभावकों से लेना कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल निश्चित रूप से मैं संचालक के नाते भी इसका जवाब दूं। मैं खुद को नहीं मालूम है, इसलिए मैंने साफ बोला साहब फीस की बात मुझसे ना करें, मुझे नहीं चाहिए। एक संचालक के नाते बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उस फीस को लेके उसका उत्तर नहीं है। मैं अगर ले भी लेता हूँ मेरे पास कोई उत्तर नहीं उसका। तो सभी स्कूलों से मेरा निवेदन है कि अभी इस पर थोड़ी शांति रखें, पेरेंट्स के बीच में पेरेंट्स के सुझाव सुने, चाहे वो डेली कॉलेज हो चाहे धार पब्लिक स्कूल हो, पेरेंट्स का आप सुझाव लें और पेरेंट्स को कॉन्फ्रेंस पे लिए बिना कोई भी निर्णय, चाहे वो फीस का हो चाहे स्कूल खोलने का हो, उससे अवगत होकर और जो परेशानी है उसमें मैं चाहूँगा डेली कॉलेज अव्वल ले, पहली स्पॉन्सरशिप वो ले। 150 साल होने वाले हैं, 125 साल हो चुके हैं, मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इंदौर शहर में। दूसरा, सम्माननीय धीरज दुल्ला जी जो बोर्ड के मेंबर हैं, उनने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि साहब डेली कॉलेज के पास 70 करोड़ का सरप्लस है। मेरा उसका बड़ा विरोध था कि कोई भी संस्था होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलती है। अगर आपका 70 करोड़ का रिजर्व है तो या तो आपने पेरेंट्स से ज़्यादा चार्ज कर लिया सुविधा के अभाव में, और अगर है तो इस पैंडमिक में वो 70 करोड़ आपको पब्लिक
सेवा में देना चाहिए और देना था, ये मेरा हाथ जोड़ के संस्था से निवेदन है। बिल्कुल सही। आपने आपके युवराज के लिए एक विषय उठाया था बोर्डिंग को लेकर के भी, कि जब बोर्डिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चली ही नहीं पिछले 1.5 साल से, तो उसका भुगतान हम क्यों करें? जब सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी थी स्कूल की, तो फिर उसका भी भुगतान हम ही क्यों करें? मतलब किसी भी प्रकार की सहूलियत या किसी भी प्रकार का बोला जा सकता है कंसेशन नहीं मिला अभिभावकों को दिल्ली कॉलेज में। इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। जुलाई के महीने में मैंने युवराज साहब की फ़ीस भरी है, 2,24,000 करीब जो होती है उनकी टर्म फी। पर जब दिसंबर मेरी अंसारी साहब से बात हुई, मैंने कहा साहब मैंने तो भर दी है, उसकी कंप्लीट फ़ीस है, वो बोर्डिंग मिला लीजिए, भोजन मिला लीजिए, जो भी उनकी फ़ीस है। परंतु ये हुआ नहीं और अपन 6 महीने इंतज़ार करा, पर भगवान दया से पैंडेमिक गया नहीं और रहा, तो अपन अपना रिस्ट्रक्चर करें फीस स्ट्रक्चर। अंसारी साहब बोले बिल्कुल उचित सुझाव है, अपन रिस्ट्रक्चर करते हैं फीस स्ट्रक्चर और जितनी आवश्यकता है उतनी फीस अपन डिमांड करें। बोले साहब मैं ये भी पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ बोर्ड में रखूँगा। तो मैंने कहा आप रखिए, उससे क्या होगा, पेरेंट भी आपसे मोहब्बत करता है, आपकी संस्था से करता है, पर अनुचित व्यवहार आपकी तरफ से ना हो कि मैं अनवांटेड फ़ीस आप मांगे। मैंने अंसारी साहब से शब्द कहा कि सर आपके अकाउंट जो मैं फ़ी भर चुका हूँ, मुझे उसका लेखा जोखा देखना अनिवार्य है कि आपने 2 लाख 2.5 लाख रुपए करा क्या है। जब संस्था बंद है, सारी फैसिलिटी बंद है, हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी दिल्ली कॉलेज के कर्मचारियों ने रेट लगा रखी है कि साहब हमारी तनख्वाह नहीं मिली, तो ये कहाँ जा रहा है, स्कूल किस दिशा में जा रहा है? मैं पूछना चाहूँगा एक पेरेंट के नाते, एक ओल्ड एज के नाते और एक डोनर फैमिली के नाते, ये मेरा प्रश्न था उनसे, जिसका आज तक उत्तर नहीं है। कितना समय हो गया ये प्रश्न? ये लगभग दिसंबर की बात है मैडम, दिसंबर, आज जून का महीना चल रहा है और कोई जवाब नहीं। आगे कुछ इसमें कार्रवाई करने के मूड में हैं आप? कार्रवाई करने के मूड में नहीं, अपनी संस्था है। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है कि जिस फसल को आप बोते हो और उसमें कोई कीड़ा लगता है या कोई वो बीमारी लगती है तो दुख अपने को होता है। इसमें सभी पेरेंट्स और ओल्ड बॉयज़ से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुहिम में जुड़ के ये देखें कि दिल्ली कॉलेज अपने सम्मान के साथ इससे निकल के आए और ना ही इनको छुपाएं और पारदर्शिता पूर्णतः रखें। आपको एक नया दिल्ली कॉलेज जल्दी ही उत्पन्न होते दिखेगा। आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के भी विषय उठाया था कि जो बच्चा साल भर से तकरीबन बच्चों से अपने साथियों के साथ मिला ही नहीं, उठा बैठा ही नहीं, टिफ़िन शेयर किया ही नहीं, जो टीचर से मिला भी नहीं बच्चा, केवल ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं हम एक दूसरे से, तो ऐसे में बच्चे को जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर की जो मार्किंग की गई आपने उसको लेकर उस पर भी एक सवाल खड़ा किया है, क्या था उसमें? मैडम ऐसा था कि जो रिपोर्ट कार्ड फाइनल एग्ज़ाम का आया तो मैंने सारी चीज़ें, मार्क्स आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, आपने कैसे टेस्ट लिए, क्योंकि उसमें एक बड़ा दुर्भाग्यवश चीज़ थी कि बच्चे पे प्रेशर बनाया गया था कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें कोई नहीं आएगा। एक दिन मैं अचानक गलती से चला गया, मुझे ध्यान नहीं कि 11 बजे क्लास है या नहीं है, एक भावक के घर का माहौल है, कोई कमरे में आप जा सकते हो, तो उसमें टीचर ने उनको डांटा है, बुरी तरह डांटा था, जिसका मैंने विरोध करा और वो बच्चा भावुक हो गया कि डैडी आप मेरी कमरे में क्यों आए। तो मैंने कहा बेटा ये शिक्षा नहीं कहलाएगी, ये तो आप डिक्टेटर एटीट्यूड है, अरे आप पढ़ रहे हो मैं भी देखूंगा। दूसरा उसके बाद आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका देने के साथ इसका मिलनसार नेचर है, ये स्पोर्ट, अरे वो तो 1.25 साल से स्कूल गया ही नहीं और नए बोर्डिंग में तो गया ही नहीं है, तो ना हाउस मास्टर उसको पहचानते हैं ना ही टीचर उसको पहचानते हैं, तो मिलनसार आपने सारे पॉइंट दे दिए, ही इज़ वेरी कोऑर्डिनेट। अरे भैया मेरा निवेदन है कि आप चाटुकारिता करके फीस लेना है तो ऐसी ले लीजिए, मैं तो देने को तैयार हूँ। समस्या ये कि मैं आपकी त्रुटियों को भी रोशनी डालना चाह रहा हूँ। सवाल इसका कहीं भी मैं फीस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप आज के मैं आज मैडम आपके सामने जमा करने को तैयार हूँ, पर हर पेरेंट इसमें सक्षम नहीं है। आपने खैर ये विषय भी बहुत अच्छा बताया कि मान लीजिए कि आपके पास तो व्यवस्थाएं हैं, तो एक बंद कमरे में आप बच्चे को अलॉट कर दे रहे हैं कि इस रूम में बैठ करके आप अपनी स्टडी करिए, पर सभी इतने सक्षम भी नहीं हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ये लाजमी भी है कि इस प्रकार से एक बंद कमरे में बच्चा पढ़ रहा है और ऑनलाइन, या तो आप किसी और प्रकार की व्यवस्थाएं देखें। उसको अपन चाह रहे थे कि बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिसको वो एंजॉय करे। देखिए पढ़ाई भी वो जब खेलता कूदता एंजॉय करता है, एक सिस्टम पूरा। अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वाइट शर्ट पहने, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहने, भले नीचे आप कुछ भी पहने। मैंने अंसारी साहब बोला, मैंने कहा यूनिफॉर्म क्या जरूरत है जब ऑनलाइन क्लास है, आज दर्जी बंद है, कपड़े मार्केट बंद है, मैं सफ़ेद शर्ट खरीदूंगा वहाँ से? नहीं साहब ये पॉइंट भी अपन, अरे साहब मैंने कहा साहब कुछ तो लिहाजा कीजिए। और ये सब दुख से इसलिए बोलने में आता है कि उस संस्था मैंने 12 साल बिताए और वहाँ के हर अभिभावक रहे या हर टीचर रहा है वो बड़ा दिल के नज़दीक रहा है, बड़े अच्छे रहे। कोई आज अशोक सर हैं, उनका नाम लेना है, अशोक यादव जी, जो मीर रंजन जी नेगी के साथ खेलते थे और दिल्ली कॉलेज में हॉकी सिखाते हैं, वो मेरे बच्चों को जब सिखाते हैं तो एक अलग भाव सिखाते हैं, क्योंकि वो मेरे भी कोच रहे हैं। तो इस लंबे समय का जो दिल्ली कॉलेज की बात रही है, आज वो जिस भावना से मेरे बालक खिलाते हैं, जिस भावना से उसको दौड़ाते हैं एक्स्ट्रा, वो इस अधिकार से कि तुम्हारे पिता को मैं ये करता था। तो ये दिल्ली कॉलेज है और सभी से बोल रहा हूँ कि दिल्ली कॉलेज को क्लीन आना चाहिए, पारदर्शिता आना चाहिए और खूब ट्रांसपेरेंट रखिए आप।
पेरेंट्स ही आपकी स्ट्रेंथ है। कल पेरेंट्स नहीं आएंगे, डेली कॉलेज कुछ नहीं रहेगा। ये इसके साथ ही मैडम और पूछना आगे जो बातें ये हैं कि मेन विषय ये है कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आपने उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया था कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पेरेंट्स के बीच में वो मामले आने चाहिए कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, दिल्ली कॉलेज क्या करने वाला है, बच्चों के हित में क्या करने वाला है, उनके भविष्य के लिए क्या योजनाएं रखता है। आपने ये विषय भी रखा था कि एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो पिता अपने बच्चे की पढ़ाई पर इतना खर्चा कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि स्कूल के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। ये मैं समझता हूँ ये पेरेंट का अधिकार है, ये बिल्कुल अधिकार है। किसी भी स्कूल में, ये नहीं बोल रहा हूँ दिल्ली कॉलेज, हर स्कूल में पेरेंट का अधिकार है कि वो जानकारी ले कि मैं जो फीस दे रहा हूँ उसका उचित मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं और उसमें स्कूल को बड़ा पारदर्शी होना चाहिए। हमारी तो एक मैनेजमेंट, एक पेरेंट कमेटी बनी है हमारी संस्था में, जो पेरेंट्स की समस्या समय समय पर स्कूल को अवगत कराते हैं और उसका मिल के सोल्यूशन निकालते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पेरेंट्स को हमारी मीटिंग या हमारे निर्णय के बारे में जानकारी नहीं है। यही उम्मीद मैं दिल्ली कॉलेज से करता हूँ, अन्य संस्था से करता हूँ, क्योंकि पेरेंट ही तो आपको फीस दे रहा है, अन्यथा आपकी इनकम क्या है। और अगर वो दे रहा है तो बिल्कुल पूछने का अधिकार। जिस प्रकार से आप मोबाइल खरीदते हो, बोलो पूछते हैं आप वारंटी कितने साल की है, तो पेरेंट जब पैसा दे रहा है, फीस दे रहा है, तो वो भी पूछने का अधिकार रखता है। उसमें आप कोई बुरा लगने या मिसबिहेवियर वाली क्या बात हो गई। अगर आपके कंडक्ट पे किसी ने प्रश्न उठा लिया है, आलोचना कर दी, तो अच्छी बात है ना। आप सामाजिक संस्था है, सोशल संस्था है, और आलोचना समाज की तो बहुत जरूरी चीज़ है। आज मीडिया है, अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उससे इम्प्रूवमेंट के लिए उठाता है। कोई मीडिया अपने स्वार्थ के तो उठाता नहीं। जब भी उसको चौथे स्तंभ का स्थान क्यों दिया गया कि समय समय पे आप आलोचना भी करें और कोई अच्छा काम हो तो सराहना भी करें। वही दिल्ली कॉलेज सरी की पुरानी संस्था जो इंदौर में नामी ग्रामी संस्था है हिंदुस्तान में, उससे यही उम्मीद की जाती है। और मैं समझता हूँ दिल्ली कॉलेज अगर करेगा तो सभी स्कूल फॉलो करेंगे उसको। अच्छा सर, एक बहुत ही उत्सुकतावश पूछना चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के दौरान हो सकता है आपने भी शायद लैपटॉप वगैरह परचेस किया होगा लॉकडाउन के दौरान, जब सब बंद पड़ा था, कोई दुकानें खुली नहीं थी, तो इधर उधर से कहीं ना कहीं जुगाड़ करके बच्चे के भविष्य के लिए लैपटॉप तो खरीदा होगा। तो ये जो स्कूल की जो फीस मार्किंग की गई थी, क्या उसमें आपने इस चीज़ को मेंशन किया है कि ये हमारा अतिरिक्त खर्चा अननेसेसरी का हुआ, तो क्या ये बदले में हमें स्कूल से मिलेगा वापस रिटर्न, या फिर ये खर्चे में जुड़ जाएगा फीस के साथ में? इसकी तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। आपका प्रश्न बहुत उचित है। मुझे निश्चित याद है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं राहुल परियार जी, जिनकी कंप्यूटर शॉप है, उनको लगभग 20 दिन लगे थे एक लैपटॉप लाने में मेरे युवराज साहब के लिए, और जिसको मुंह मांगी कीमत ने बोला दादा कोई डिस्काउंट नहीं, बड़ी मुश्किल ला रहा हूँ। मैंने कहा आपका आभार, धन्यवाद, क्योंकि इनकी क्लासेस ऑलरेडी 10 दिन लेट हो गया, लैपटॉप नहीं है। क्योंकि उस उम्र के बच्चे के लिए ना मोबाइल जरूरी है ना लैपटॉप जरूरी है। 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए जो उसकी समझ नहीं होती, आज आपने ला दिया, कुछ दिन तो भयभीत रहा हूँ जब तक वो सिस्टम को समझे। ठीक है, उसका कंप्यूटर का ज्ञान कंप्यूटर साइंस पढ़ता था। ये थोड़ी बात की थी कि साहब आपने 4 प्लेटफॉर्म पर दिए, कभी गूगल क्लासरूम आ गया, कभी जूम आ गया, तो बच्चे बहुत विचलित है। और विचलित होने से केवल वो भय के कारण वहाँ बैठते थे। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि पिछले सत्र में मेरे बच्चे ने कुछ सीखा है या किसी बच्चे ने सीखा है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय पूरी चर्चा में निकल करके सामने आया कि महाराजा साहब का ऐसा कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि उनके बच्चे युवराज ने कुछ 1 साल के भीतर कुछ नया सीखा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे, जो एक मस्तीखोर बच्चे होते हैं, जो क्लासरूम में जाकर के नहीं सीख पाते, तो वो ऑनलाइन क्लास में क्या सीख रहे होंगे ये तो अभिभावक भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और खैर जो टीचर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? अभी तो मान लीजिए कि आप इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, पर क्या इसमें आप और लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या अन्य पेरेंट्स से आपकी चर्चाएं हो रही हैं? जो गवर्नमेंट नॉमिनी हैं, आपने बताया नरसिंहगढ़ के जो राजा हैं राजवर्धन सिंह जी, उनसे क्या आपकी बातचीत हुई है? जो पेरेंट लॉबी जो है, जो नॉमिनी है, क्या उन लोगों से भी आपकी चर्चाएँ लगातार हो रही है? मैडम, मैं आपसे क्षमा के साथ ही कहना चाहूँगा, ये लड़ाई नहीं है। अपनी संस्था में, अपने ही घर में अगर आप झाड़ू लगाते हैं, गंदगी साफ करने का प्रयास करते हैं, तो उसको गंदगी नहीं कहते, रूटीन होता है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ पेरेंट्स मेरे संपर्क में आए, उनकी बहुत सारी वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। उन लोगों के बच्चों को जिनको फिल्म के दौरान कोविड हुआ, वो बड़े दुखी रहे, उनके परिवार में कष्ट भी हुआ। पर ये लड़ाई नहीं, ये केवल अपने घर की सफाई इसको समझ के करें। और दिल्ली कॉलेज को आलोचना स्वीकार करना चाहिए, उससे दिल्ली कॉलेज का निश्चित स्तर बढ़ेगा, उसका क्लास बढ़ेगा समाज में, और आपके माध्यम से आपके चैनल के लोग उसकी सराहना करेंगे कि ये देखिए पारदर्शी स्कूल है, तो ऐसा हो। और उसी से सीख लेके इंदौर के सारे स्कूल अगर ये करें और धार के करें और प्रदेश के और देश के करें, तो इससे बड़ा स्कूल इस कोविड में योगदान नहीं दे सकता है।
बिल्कुल ठीक। शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के जीवन को निर्धारित करती है, भविष्य निर्धारित करती है। बिल्कुल ठीक कहना है महाराजा हेमेंद्र सिंह जी का। यह थी हमारी उनसे विशेष चर्चा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रेड 9 न्यूज़ के साथ।